नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जनवरी के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज संडे है तो एडिटोरियल है नहीं और ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे सरकार द्वारा रिलीज की गई है, उनके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट की कितनी सिटिंग्स हुई 2021 में, तो बहुत कम हुई, 2020 में बहुत कम हुई है। उसके कंपैरिजन में 9 स्टेट लेजिस्लेचर्स का डाटा निकाला गया है जो कि बीजेपी और अपोजिशन दोनों द्वारा रूल्ड है। वहां पे भी जो स्टेट लेजिस्लेचर की सिटिंग्स हुई है वो भी बहुत कम हुई है। रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया था कि लिप्पू लेक, लंपियाधुरा के आसपास के इलाकों में जो बॉर्डर कनेक्टिविटी है रोड्स की वो इंप्रूव की जाएगी। तो नेपाल में उसके चलते बवाल हो गया, रैलियां वगैरह हो गई, नेपाल की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज चिल्ला रही हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भारत सरकार का क्लैरिफिकेशन आया है। काठमांडू में जो इंडिया की एम्बेसी है उसने क्लैरिफिकेशन दिया है। चाइना और ईरान यहाँ पे अपनी एक बहुत ट्रेडमार्क डील साइन कर चुके हैं। एक डील 2020 में ही साइन हुई थी, उसी का कंटिन्यूएशन अभी किया जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में एक न्यूज है, इसको देखेंगे। और इंडिया और चाइना की जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में मैंने कल ऑलरेडी आपको वीडियो बनाई है, क्योंकि वो द हिंदू में छपी है, तो एक बार उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेंगे। तो ये कुल मिला के 5 न्यूज है, जिसमें से 4 यूनिक है, एक मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 4 न्यूज मैं देख लेता हूं, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से सबकी सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहला, इंडिया मेक्स इट्स पोजीशन क्लियर ऑन रोड टू लिपो लेक। देखिए, अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं नेपाल में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली ही अगर आप देखो तो मोदी जी ने एक इवेंट में बोला था मानस खंड विच इज द गेटवे टू मानसरोवर। मानसरोवर लेक आपको पता है तिब्बत में, वहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं जो कि इंडिया में एंट्री मारती हैं। तो मानसरोवर एक प्रकार का तीर्थ स्थल है इंडियंस के लिए। तो मानसरोवर जाने वाला जो जगह है मानस खंड, वहां पे रोड्स वगैरह नहीं पहुंची हैं। तो इन रोड्स को पहुंचाने के लिए तनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड यहां बनाई जा रही, जो लिपू लेक तक जाएगी और उसके आगे एक्सपेंड भी होगी, ऐसा मोदी जी ने यहां पे रिसेंटली बोल दिया। लेकिन आपको पिछले साल का पता होगा, पिछले साल जो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंडिया और नेपाल के रिश्तों को जिस हद तक बिगाड़ देने वाला काम कर सकते हो उन्होंने काम किया था। अगर आप ये ऑरेंज रंग का इलाका देखें, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम लिम्पियाधुरा, काला पानी का इलाका भी इसमें आ जाता है, लिपू लेक पास तक, यहां तक ये काला पानी, ये पूरा ऑरेंज रंग का जो इलाका है ना, ये ऑब्वियस सी बात है इंडिया का है। इसके लिए पहले जो इंडिया इंग्लैंड के बीच की ट्रीटी हुई थी बॉर्डर इलाके को लेके, तो यहां पे ओवरऑल केपी शर्मा ओली ने नेपाल के मैपों को अमेंड करके बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये नेपाल को बिलोंग करता है। और ये इलाका ऑब्वियस सी बात है नेपाल को बिलोंग नहीं करता है, इंडिया इंग्लैंड की ट्रीटी के हिसाब से ये ऑब्वियस सी बात है इंडिया का इलाका है। तो इसके चलते नेपाल के अंदर एक नेशनलिस्ट की भावना शुरू कर दी। यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने अपने मैप्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड कर दिया और अब इलाका अपनी तरफ दिखाने लगा। अब इसी इलाके को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। नेपाल का नेरेटिव पता है क्या बोलता है? नेपाल का नैरेटिव यह बोलता है कि 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद लिम्पियाधुरा से लेके काला पानी तक का जो 372 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, यहां पे इंडियन आर्मी घुस गई। उस समय पे नेपाल ने इंडियन आर्मी को कुछ नहीं बोला, नेपाल ने इंडियन आर्मी को अपना कैंप सेटअप करने दिया, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी यहां से वापस ही नहीं गई। बार बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडियन आर्मी को बोल रहे हैं कि लिम्पियाधुरा काला पानी वाला इलाके को आप खाली कर दो, बट इंडियन आर्मी खाली नहीं कर रही है। ऐसा नेपाल के अंदर पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह इलाका हमेशा से ही इंडिया के पास था और इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता था। तो लिपू लेक पास, उसके पास जो लिम्पिया पास है, लिम्पियाधुरा पास, और ये जो काला पानी के आसपास का इलाका है, ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल और चाइना के पास पड़ता है। अगर आप ये देखो तो इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इट इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग फ्रॉम लिम्पियाधुरा टू लिपू लेक पास। ये है इंडिया का, नेपाल बोलता है ये उसका है। इसके चलते नेपाल में प्रॉपर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गूगल वगैरह को, इंटरनेशनल एजेंसीज को ये मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस इलाके को नेपाल की तरह दिखाइए, डिस्प्यूटेड दिखाइए। बट ऑब्वियस सी बात है इंडिया का हमेशा से यहाँ पे जोर रहा है, तो इंडिया बोल रहा है कि ये इलाका हमारा है। नेपाल के बोल देने भर से क्या हो जाता है कि हमारा, हम उनको दे तो ना देंगे। तो इसके चलते पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं, हमने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। फाइनली हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में जब रोड्स की एक्सपेंशन हो रही है,
और उस एक्सपेंशन को मोदी जी ने अनाउंस किया। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस एक्सपेंशन से केवल इंडियंस को फायदा नहीं है, जो नेपालीज यहां पर रहते हैं ना, वो इस पर्टिकुलर इलाके में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के घुस सकते हैं। इस इलाके में क्यों, नेपालीज ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आराम से घुस के आके नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो नेपाल की तरफ से ये गंदी पॉलिटिक्स चली गई केपी शर्मा ओली के द्वारा, लोगों के अंदर फर्जी का नेशनलिज्म जगाया गया और अब ये नेशनलिज्म सर चढ़ के बोल रहा है। तो जब इंडिया ने बोला कि हम रोड एक्सटेंड कर रहे हैं तो नेपाल के लोग गुस्सा करने लगे, वहां की जो नेपाली अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर हैं उनके साथ प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, नेपाल के जो पीएम है शेर बहादुर देउबा, उनके ऊपर ये प्रेशर डालने लगे कि आप इंडिया के साथ इसको लेके बातचीत करिए, ये कंस्ट्रक्शन बंद हो। तो इंडिया की जो एम्बेसी है काठमांडू ने, उसने साफ साफ यहां पे बोल दिया है कि ये पर्टिकुलर इलाका लिपू लेक टू आपका लिम्पियाधुरा का, दिस बिलोंग्स टू इंडियन गवर्नमेंट, और यहां पे रोड्स का एक्सपेंशन होगा, ये हमेशा से ही इंडिया का इलाका है और आगे भी इंडिया का इलाका रहेगा। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जारी रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब रिश्ते अच्छे करने के लिए हम अपना एक छोटा सा इलाका थोड़ी ना उठा के नेपाल को दे देंगे। तो ये ओवरऑल यहाँ पे न्यूज है। ठीक है, जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। दुख की बात यह है कि पास्ट में इंडिया के जो फॉरेन आप कह लो कैलकुलेशंस हैं, जो फॉरेन डीलिंग्स हैं, उसमें इंडिया को अब इतना ज्यादा कमजोर समझा जाने लगा है कि ओवरऑल कोई भी आके इंडिया को कुछ भी बोल के चला जाता है। पाकिस्तान तो हमारे फिशरमैन को कब्जा कर ही लेता है, जो सर्किट के आसपास फिशिंग करते हैं। श्रीलंका भी हमारे फिशरमैन को पकड़ के अपने गिरफ्त में ले लेता है। नेपाल भी कह रहा है कि इंडिया का लैंड हमारा है। तो मतलब इंडिया को फुटबॉल टाइप का बना रखा है इन लोगों ने, कुछ समझते ही नहीं इंडिया को। कोई कहीं से भी घुस के इंडिया के खिलाफ कोई भी क्लेम करने लगता है। तो ओवरऑल हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा आप कह लो इन्फोर्सिंग होना जरूरी है, खासकर जब इस प्रकार के क्लेम्स हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिलीज की हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। आपको पता है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो 2 व्हीलर्स हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, जो 3 व्हीलर्स हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, इन सबको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि भाई कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं, और रेन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड पावर से अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रिचार्ज करके चलाते हो तो डेट इज डेफिनेटली इको फ्रेंडली। अब इस कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो आप बेचोगे, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रिचार्ज करने के लिए गाइडलाइंस होना जरूरी है। ये गाइडलाइंस अभी यूनियन पावर मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई है। इंडिविजुअल ओनर्स के लिए भी गाइडलाइंस है और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी गाइडलाइंस है। किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी को एक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सरकार के मिनिमम टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, इनको पूरा करना जरूरी है। अगर आप बेसिक मिनिमम टेक्निकल सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हो, आप बोलोगे सर ये इंश्योर कैसे किया जाएगा, तो सरकारी विजिट्स हो सकती हैं, ऑडिट हो सकते हैं, जो कि होंगे रेगुलरली। और अगर उन ऑडिट्स में कोई पर्टिकुलर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सेटिस्फाई कर लेता है ओवरऑल अपने पैरामीटर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अलग से सरकार से कोई परमिशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ओनर्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को घर पे, ऑफिसेस में भी चार्ज कर सकते हैं अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के थ्रू। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग को प्रमोट करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने ओवरऑल यहां पे जो गाइडलाइंस रखी हैं इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस की, उनको काफी आसान रखा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल तब खरीदेंगे जब उनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आसानी से चार्ज करने की सहूलियत होगी। ठीक है, तब ओवरऑल मान लो कोई सरकारी कंपनी सरकारी लैंड के ऊपर चार्जिंग स्टेशन खोल रही है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, तो वहां पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट लैंड देगी गवर्नमेंट एंटिटी को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, तो भैया 1 किलोवाट आवर के लिए सरकार को 1 रुपया देना पड़ेगा। मतलब सरकार अगर अपनी जमीन देती है किसी गवर्नमेंट एंटिटी को, ठीक है तुम इसके ऊपर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चला लो, तो प्रति किलोवाट आवर पे सरकार के पास 1 रुपया आएगा। मतलब पहले दिन से सरकार रेवेन्यू शेयरिंग यहां पे शुरू कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने का ओवरऑल चार्ज आप वसूलोगे और उसके बाद भारत सरकार को पैसा देना शुरू करोगे। भारत सरकार ने जमीन दी है तो प्रति किलोवाट आवर की चार्जिंग पे भारत सरकार को 1 रुपया देना पड़ेगा।
अच्छा, ये जो पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन से रेट पे आएगी? तो भैया सिंगल पार्ट टैरिफ होगा, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी रेट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर अक्सर कर आपने देखा हो जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है। जैसे कि लखनऊ में मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो मेरा घर है, ठीक है ना, तो लखनऊ में मान लो अगर मेरा घर है तो घर के अंदर अगर बिजली आ रही तो 5-6 रुपए प्रति यूनिट जो भी बिजली का खर्चा होता है। लेकिन कल की डेट में मान लो मैं लखनऊ में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देता हूं और वहां पे बच्चों को फीस लेके पढ़ाना शुरू कर देता हूं, तो फिर वो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग कहलाएगी और उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो बिजली का बिल आएगा वो ज्यादा होता है, 8-9-10 रुपए प्रति यूनिट होता है, जितना भी होता है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में। तो यहाँ पे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अगर बनाया जाएगा तो वहां पे कॉमर्शियल बिल्डिंग वाले इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का वही लिया जाएगा। मतलब ओवरऑल इन पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को एज फॉर एज पॉसिबल फीजिबल और प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट की सेल इन चार्जिंग स्टेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो और उसी टैरिफ के आधार पर बैटरी चार्जिंग स्टेशन से भी पैसा लिया जाएगा। दो प्रकार के चार्जिंग स्टेशन से, एक तो आपकी कार ही पूरी पहुंच गई और कार के अंदर बैटरी लगी हुई है, आपने चार्ज कर दिया, दूसरा बैटरी निकाल के आप बैटरी चार्जिंग स्टेशन पहुंच रहे हो, बैटरी को चार्ज करवा रहे हो और फिर आके कार में लगा रहे हो। तो इनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई होगी उस चार्जिंग स्टेशन पे वो एवरेज कॉस्ट पे होगी, ज्यादा कॉस्ट पे नहीं होगी। जो भी सर्विस चार्जेस वगैरह फिक्स करने हो राज्य की सरकार अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीलिंग फिक्स करेगी। हालांकि एक लिमिट से ज्यादा आप चार्जिंग का कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिकेंगे ही नहीं। यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी प्ले में आ रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्रिएट करेगा और मेंटेन करेगा एक ऑनलाइन डाटाबेस पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का। इसके लिए स्टेट नोडल एजेंसी से कंसल्ट किया जाएगा, एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा और इस मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब पोर्टल में अलग अलग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के डाटाबेस को मेंटेन किया जाएगा। 9 मेजर सिटीज के लिए यहाँ पे एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। तो जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है ये 9 मेजर सिटीज में लगाए जाएंगे जिनकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, ठीक है। एक्चुअली में देखिए अभी के लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रही है कि सबसे पहले पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कौन से सिटीज में लगाए जाएंगे। तो सिटीज आइडेंटिफाई की गई है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे। शुरुआती टारगेट है बिजिएस्ट एज यूजुअल सिनेरियो के अंदर 3263 चार्जिंग स्टेशंस का, फिर मॉडरेट सिनेरियो के अंदर 23,524 चार्जिंग स्टेशंस का और एग्रेसिव सिनेरियोस के अंदर 46,397 चार्जिंग स्टेशंस का 2030 तक, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करो तो भैया गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेटअप किया था 1 मार्च 2002 को। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको सेटअप किया गया था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिशन क्या है इसका? To assist in developing policies and strategies with a thrust on self-regulation and market principles within the overall framework of Energy Conservation Act. एनर्जी इंटेंसिटी को इंडियन इकोनॉमी में घटाओ, मतलब एवरेज यूनिट आउटपुट के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको कम करो, समझ गए। तो एनर्जी इंटेंसिटी जब घटेगी तो ओवरऑल कम एनर्जी में आप ज्यादा आउटपुट पैदा कर पाओगे, ये चीज है यहाँ पे। तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, डेजिग्नेटेड एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करता है और ओवरऑल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट लेजिस्लेचर हैड फ्यूअर सिटिंग्स देन पार्लियामेंट इन 2021। तो भाई पार्लियामेंट की टोटल कितनी सिटिंग्स हुई है, मतलब कितने दिन पार्लियामेंट बैठी 2021 में? देखिए 2020 में बैठी थी 33 डेज, चलिए समझ में आता है उस समय कोरोना का लॉकडाउन लगा था। 2021 में केवल 58 डेज पार्लियामेंट ने ऑपरेट किया और जितने दिन भी पार्लियामेंट बैठी है उतने दिन अपोजिशन की जो एक्टिवनेस थी वो बहुत ज्यादा रही। आपको पता है कि फार्म बिल्स को लेके क्या क्या हुआ है, वो मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव पार्लियामेंट की सेटिंग्स की कमियां उठाना नहीं है। अगर पार्लियामेंट यहाँ पे कम उठी है, मिली है, तो भैया 9 स्टेट असेंबलीज की जब फंक्शनिंग को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला ये भी पार्लियामेंट को टक्कर ही दे रहे हैं। 2021 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश को एनालाइज किया गया और इन 9 स्टेट्स में अगर आप देखो तो बीजेपी रूल स्टेट्स भी हैं और आपके अपोजिशन रूल स्टेट्स भी, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इन स्टेट्स ने 11 से 43 डेज काम किया है ओवरऑल 2021 में। काम किया इन द सेंस मतलब कितने दिन इन राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सिटिंग हुई। ओके,
और दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहां पे बोला है कि सिटिंग्स कम हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान कहीं पे भी ये नहीं लिखता है कि आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ सिटिंग्स करनी है एक साल के अंदर। आर्टिकल 174 संविधान का ये बोलता है कि राज्य के लेजिस्लेचर के 2 सिटिंग्स के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तो मिलना ही है स्टेट लेजिस्लेचर को। अब कितने दिन के लिए मिलना है ये भी कहीं नहीं लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में बात की जाए तो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली मिली है केवल 11 दिनों के लिए, जिसमें से 8 दिन का तो केवल इनका बजट सेशन था और उसके बाद जो सेशन हुआ वो केवल 3 दिन का हुआ होगा। 2020 में पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी 15 दिन के लिए और पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव ने अपना रेगुलर काम करने के साथ साथ फार्म लॉस के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन भी पास किया था सितंबर 2020 में। ठीक है, सितंबर 2020 का जो फार्म लॉज आए थे उसके लिए 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया था निगेट करने के लिए। तो मतलब सबसे कम देखा जाए अगर कोई राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली तो वो पंजाब की है, जिसमें से 8 दिन तो बजट सेशन थे और 3 दिन बाद में कोई सेशन हो गया होगा। अगर आप देखो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस समय पे इलेक्शंस होने वाले हैं, बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में हीटेड कंटेस्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली के 4 सेशंस हुए और टोटल पूरे 2021 में ये लोग 17 दिन के लिए बैठी है राज्य असेंबली किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो टोटल सिटिंग्स 17। सिटिंग मतलब एक दिन जब मिली तो उसको आप एक सिटिंग मान लो, तो 17 सिटिंग्स हो गई उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की। गुजरात असेंबली 25 दिन के लिए मिली 2021 में, तो 25 सिटिंग्स हो गई। 2020 में 23 दिन मिली थी। ठीक है, और ये जो 25 दिन है आपके गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 सेशंस में हुए हैं। एक तो बजट सेशन हुआ 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल। अब 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल में हर दिन नहीं मिली है, किसी किसी दिन बीच में से मतलब कुछ नहीं होता है, छुट्टी होती है। और सितंबर में एक 4 दिन का सेशन हुआ, तो टोटल 25 दिन के लिए मिली गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 में, 23 दिन के लिए मिली थी 2020 में। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट आया था, तो हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 में मिली है 18 सिटिंग्स के लिए, 18 दिन के लिए, जिसमें से 11 दिन तो बजट सेशन के दौरान थे, 3 दिन मानसून सेशन के दौरान थे और 4 दिन विंटर सेशन के दौरान थे। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 2020 में हिमाचल प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी 25 दिन के लिए, 2021 में मिली 32 डेज, मतलब 32 सिटिंग्स मान लीजिए। 2021 में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी 15 दिन के लिए और 2020 में कितने के लिए मिली थी, 18 दिन के लिए। तो 2020 में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के थे 18 दिन सेटिंग्स के, 2021 में 15 दिन। राजस्थान की पिछले साल मतलब 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग्स है वो 26 है, 26 डेज ये मिले, और 2020 में कितना था, 29 डेज। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ओवरऑल नंबर ऑफ डेज जो इन 9 स्टेट्स के सिटिंग के वो काफी कम है। वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 में मिली 19 दिनों के लिए और 2020 में ये नंबर था 14। ओडिशा यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर है, 2021 में ओडिशा मिला है 43 डेज के लिए। ठीक है, तो ये 2021 और 2020 का डाटा इन सारे स्टेट्स का यहाँ पे देके रखा हुआ है और इन स्टेट्स में बीजेपी और अपोजिशन रूल्ड दोनों ही स्टेट्स आते हैं। जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना ईरान स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग स्वीपिंग स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। तो भाई चाइना ने बोला है कि हम एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को ईरान के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट पिछले साल ही साइन हो गया था, जहां पे जाने 500 यानी $400 बिलियन चाइना ने बोला था कि हम ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे अगले आने वाले 5-6 सालों में। तो उसी बेसिक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना यहां पे शुरू कर दिया है और यहां पे ओपनली चाइना ने ईरान के ऊपर लगे हुए यूएस सैंक्शंस को निगेट किया और उसके अगेंस्ट बात की। चाइना और ईरान ने पिछले साल बातचीत शुरू की थी और एनर्जी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इन इलाकों में एक दूसरे के साथ इंगेज करने की बात की थी। कि रिसेंटली आप देखोगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और ईरानियन काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पे साइन किया है। सेक्रेटिव डील है और इसके चलते चाइना बहुत बड़ी क्वांटिटी में ईरान से आने वाले तेल को खरीदेगा। अगर आप देखो तो चाइना ईरान का लीडिंग ट्रेड पार्टनर है और 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर, उससे पहले सबसे ज्यादा तेल अगर कोई ईरान से खरीदता था तो वो था चाइना। तो इस समय पे चाइना ओपनली ईरान को सपोर्ट कर रहा है यूएस के सैंक्शंस के अगेंस्ट और साफ साफ ही चाइना ने यहां पे बोला है कि वी अपोज इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। तो अब आप समझ सकते हो, अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखो तो चाइना उनके लिए इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग
ईरान गए थे 2016 में और उन्होंने चाइना को मेजर पार्टनर बोला था, मतलब ईरान को मेजर पार्टनर बोला था चाइना का मिडिल ईस्ट में। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखो तो इंडिया हैज टू मूव फास्ट, क्योंकि देखिए एक तरफ चाइना ओपनली ईरान को एम्ब्रेस कर रहा है और इंडिया को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर लो, चाहे सेंट्रल एशिया से अपने रिश्ते अच्छे करने की कॉरिडोर की बात कर लो, इन दोनों ही जगहों पे इंडिया को ईरान की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, तो इधर ईरान है, और ऊपर जाके सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो अगर यहां पे पहुंचना है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी लैंड एक्सेस हमको देगा नहीं। चाइना के साथ क्या हो रहा है ये आप हमको पता ही है। तो ईरान के साथ रिश्ते बहुत जरूरी हैं। चाइना ओपनली ईरान का सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट यूएस सैंक्शंस। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर चाइना के इंटरनेशनल अफेयर्स में, सॉरी, ईरान के इंटरनेशनल अफेयर्स में चाइना का इंटरफेरेंस हो जाता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे बहुत जरूरी हो गया कि हम यूएस सैंक्शंस को अपोज करके ईरान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करें। ये बहुत जरूरी है। इस समय पे अगर हम यूएस की गोद में बैठे रहेंगे तो काम बनने वाला है नहीं। 2015 की जो डील हुई थी ईरान की और जेसीपीओ जो डील थी, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इन्वॉल्व थे, इसमें सैंक्शंस हटा लिए गए थे ईरान के ऊपर से। ईरान ने बोला था कि ठीक है भाई, हम लोग पीसफुल यूजर्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करेंगे। 2018 में जो बाइडेन ने इस एग्रीमेंट को यूनिलैटरली तोड़ दिया और उसके बाद से ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। चाइना को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से चाइना ने पहले पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं, पूरे चांसेस है कि चाइना यहाँ पे ईरान को भी न्यूक्लियर वेपन्स दे सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें ईरान के साथ अपने रिश्ते बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और ये आखिरी न्यूज है जिसके बारे में मैं कल डिटेल में बातचीत कर चुका हूं, थोड़ा बहुत आपको रिकैप दे देता हूं। इंडिया चाइना का 2021 में जो बायलेटरल ट्रेड है वो $125 बिलियन क्रॉस कर चुका है। हमने ऑलमोस्ट $100 बिलियन चाइना से इंपोर्ट किया है, लगभग $97.5 बिलियन टू बी प्रिसाइज चाइना से इंपोर्ट किया है। मशीनरी की फॉर्म में हम लोग रेडीमेड गुड्स इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो डाटा निकल के आया चाइना एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की तरफ से। जो ट्रेड था 2019 में बायलेटरल वो था $92.8 बिलियन। 2020 में पैंडेमिक के चलते $87.6 बिलियन हो गया। 2021 में ये ट्रेड $125 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो हमारी जो ट्रेड डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ चुकी है। हम इंपोर्ट क्या करते हैं चाइना से? तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऑटो कंपोनेंट्स, मेडिकल सप्लाई फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इस प्रकार की चीजें हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हो। कल का जो मैंने आपको लेक्चर बनाया था उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वहां पे सारे स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रखे हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। संडे है तो ज्यादा न्यूज है नहीं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल और मीनिंगफुल जानने को मिला हो।